कैसे हो आप सभी। श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं ममता बिश्नोई, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था, हमारा जो पार्ट चल रहा था पाचन तंत्र का पार्ट था, और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो मुख वाला पार्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने ग्रसनी, ग्रसनिका और आमाशय वाला पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचक ग्रंथियां। तो देखिए आपके नेक्स्ट क्लास में आज हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है? आहार नाल की जो हमने स्टार्टिंग में संरचना देखी थी, जिसमें जो सबसे ज्यादा कुंडलित भाग था वो क्या था? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन था। तो वो छोटी आंत के अंदर जो लंबाई होती है वो छोटी आंत की सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 6 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, यानी आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग है। और बड़ी आंत होती है, उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। फिर भी इसको छोटी आंत और उसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस आंत की मोटाई कम होती है और बड़ी आंत की मोटाई ज्यादा होती है। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये मोटाई के आधार पर दिए गए। जिसकी मोटाई कम है उसको छोटी आंत, और जिसकी मोटाई ज्यादा है उसको बड़ी आंत। ठीक है, अब देखिए, जो छोटी आंत है आहार नाल का ऐसा भाग है जिसमें पाचन और अवशोषण होता है मुख्य रूप से। यानी पाचन और अवशोषण की जितनी भी क्रियाएं होगी वो 99% क्रियाएं वो किसके अंदर होगी? छोटी आंत के अंदर होगी। इसलिए इसे कहा जाता है पाचन तथा अवशोषण का मुख्य स्थल। फिर देखते हैं छोटी आंत का डायग्राम। देखिए आपके सामने ये संरचना दिखाई हुई है, जिसमें छोटी आंत कौन सी है? ये जो आपको ग्रीन कलर में, ये ब्लू कलर में स्टार्ट हो रही है, ये संरचना यहाँ से लेकर ये छोटी आंत है पूरी। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, उसके बाद ये वाली संरचना, ये पूरी क्या है? छोटी आंत है। इसके 3 भाग है, इसलिए इनको अलग अलग कलर से शो किया गया है। तो देखिए अलग अलग कलर से आपके सामने ये शो किया गया है। तो सबसे पहले जो इतना पार्ट है इसको बोलेंगे ड्यूडेनम, या इसको कहा जाता है अग्र सुदांत्र। देखिए छोटी आंत है वो, उसके भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है जिसको बोलेंगे अग्र सुदांत्र, या इसको कहा जाता है ड्यूडेनम। ये इतना जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम कहेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट है। इसके बाद जो आगे का भाग आता है, जो यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा आपको ब्लू कलर में जो ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे जेजुनम। ठीक है, ये हो गया जेजुनम। और उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है, जो आपको फिर अलग कलर से दिखाया गया है, जो आपके देखिए ये पार्ट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है पूरा, इसको क्या बोला गया? इलियम। यानी ये छोटी आंत के तीनों भाग है, प्रारंभिक भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। और इसके बाहर ये जो रेड कलर में दिखाई गई, ये आपकी क्या है? बड़ी आंत है। तो बीच वाली जो भाग है वो बिल्कुल इसकी मोटाई कम होती है, लेकिन लंबाई होती है वो इसकी ज्यादा होती है। इसलिए इसको क्या बोल दिया? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के 3 भाग है। सबसे पहला है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और लास्ट है इलियम। ये तीनों पार्ट है जो आपको इस प्रकार दर्शाए गए। तो देख लीजिए आप डायग्राम में इनको। ठीक है, फिर देखिए आगे हम इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। छोटी आंत में विचार स्तर पाए जाते हैं। देखिए हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ग्रास नली है, आमाशय, उसके जो अंदर वाला भाग है वो 4 परतों से बना होता है। फिर मैंने आपको बताया सबसे अंदर वाला कौन सा होता है? सबसे अंदर वाला होता है म्यूकोसा। सबसे आंतरिक परत होती है ये। म्यूकोसा के बाहर पाया जाता है सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर, और सबसे बाहर होता है सिरोसा। यानी जैसे ये आपकी आहार नाल है, ये जो आपकी आहार नाल बनी हुई है, इसके ये जो दीवारें है ना वो 4 परतों से बनी हुई है। कैसे? इस साइड भी 4 परत होती है इसमें, और ऐसे इस टाइप भी क्या होगी? इधर भी क्या होगी? 4 परतें होगी, 1 2 3 और 4।
चार परतें होगी, इन चार चार परतों से मिलकर बनी, तो जो सबसे अंदर वाली परत होती है इसको क्या कहा जाता है, म्यूकोसा। और सबसे जो बाहर वाली परत है दोनों साइड, उसको क्या बोलेंगे, सीरोसा। यानी आहार नाल का जो ग्रास नली से लेकर मलाशय तक का यानी गुदा तक का जो पार्ट है आहार नाल का, वो तीन परतों से बना हुआ है। सबसे अंदर वाली परत होती है म्यूकोसा, उसके पश्चात सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर, और सबसे बाहर क्या होती है, सीरोसा। ठीक है, तो छोटी आंत में भी ये चार स्तर होते हैं। इन चारों स्तरों में छोटी आंत में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, तो वो हम देखेंगे। आमाशय में हमने देखा था कि जो सबसे मध्य वाला स्तर, बीच अंदर वाला स्तर होता है म्यूकोसा, उसके अंदर जठर ग्रंथि थी जिसने किसका स्राव किया था, जठर रस का स्राव किया था। और उसके पास जो सब म्यूकोसा थी उसके अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं थी, रक्त वाहिनियां थी, वो सब संरचनाएं थी। अब छोटी आंत के अंदर ये जो चार परतें हैं उनके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाएगी, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए, जो छोटी आंत की ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है, इनके ऊपर कुछ अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है अंकुर। देखिए, जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है छोटी आंत में, वो क्या करती है, अंदर की तरफ बहुत ज्यादा वलित हो जाती है, इस प्रकार की। या आप अगर आहार नाल के अंदर देखो तो आपको ये किस प्रकार दिखाई देगी, ये दिखाई देगी संरचना। देखिए, ये आपकी छोटी आंत है, और छोटी आंत अंदर की तरफ ये वाला है वो म्यूकोसा इस तरह, ये सब म्यूकोसा है, दोनों अंदर की तरफ। देखिए, अंगुली के जैसी प्रवर्ध बना रही है, जिसको क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। और इन विलाइयों के ऊपर कुछ छोटी छोटी और मोतियों के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें माइक्रो विलाई या सूक्ष्म विलाई बोला जाता है, सूक्ष्म अंकुर बोला जाता है। ये जो अंगुली जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही है, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे अंकुर। और इन अंकुरों के ऊपर कुछ छोटी छोटी ये जो बारीक संरचनाएं दिखाई दे रही है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सूक्ष्म अंकुर। ठीक है, तो ये आपको संरचनाएं दिखाई देगी इस प्रकार। तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा यानी आहार नाल का ये जो पार्ट है अंदर वाला, इसमें दो दो परतें, बाहर होगी सब म्यूकोसा, अंदर होगी म्यूकोसा। तो ये दोनों परत मिलकर क्या करेगी, अंदर की तरफ इस प्रकार वलन संरचनाएं बना देगी, और उनको क्या बोलेंगे, अंकुर बोलेंगे हम। इस प्रकार की संरचनाएं बन जाएगी। और इन अंकुरों के ऊपर कुछ छोटे छोटे रोम के जैसी संरचना और बन जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म अंकुर। यानी वलनों पर क्या उपस्थित रहते हैं, अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, रसांकुर बोलेंगे। और इन रसांकुरों पर सूक्ष्म अंकुरों के छोटी छोटी जो संरचना हो जाएगी, यानी ये जो छोटी वाली संरचना, इनको बोलेंगे सूक्ष्म अंकुर। और ये जो अंगुली जैसी संरचना है, इनको क्या बोलेंगे, रसांकुर। इन दोनों के कारण क्या होगा कि जो पाचन की सतह है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यानी जो आंत की आंतरिक सतह, एक तो देखिए बिल्कुल ऐसे सपाट होती और एक इस प्रकार की होगी, तो ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो क्षेत्रफल है, ये संरचना ये घेर रही है। तो यही कारण है कि आपको पता है छोटी आंत के अंदर क्या होता है, पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो जितना एरिया ज्यादा मिलेगा, पाचन और अवशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पाचन और अवशोषण की सतह को बढ़ाने के लिए ये संरचना बन गई रसांकुर। और रसांकुर के ऊपर क्या पाया जाता है, सूक्ष्मांकुर, जिसके कारण जो पाचन की सतह वो बढ़ गई, यानी भोजन का पाचन भी यहाँ पर ज्यादा होगा और अवशोषण भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके लिए आपके ज्यादा सतह उपलब्ध है। ठीक है, तो देखिए, रसांकुरों पर सूक्ष्मांकुरों के कारण आंत की पाचनकारी और अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, आंत की पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। आपको पूछा जा सकता है कि आहार नाल की किस परत के वलन से रसांकुर और सूक्ष्मांकुर बनते हैं। तो ध्यान रखना, अंदर वाली जो दोनों परत होती है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, उनके अंतर वलन से जो अंगुली के समान उभार निकलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रसांकुर। और उन रसांकुरों के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, सूक्ष्मांकुर। ठीक है, तो ये आपके सामने देख लीजिए आप ध्यान से।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये छोटी आंत में आपको दिखाई दे रही है संरचना बिल्कुल जो विलय, विलय किसको बोला जाता है, रसांकुर को बोला जाता है, अंकुर या रसांकुर बोलते हैं हम इनको, जो अंगुली के समान ये संरचना होती है। और इन पर जो ये बारीक बारीक संरचना दिखाई दे रही है क्या है, सूक्ष्मांकुर। आपके इधर की साइड जो आंत है वो छोटी आंत है, इसको बाहर से दिखाया गया, जिसके अंदर की सतह है वो इस प्रकार की हो जाती है। देखिए ये आपको बिल्कुल अंगुली के जैसे प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, रसांकुर। और इनके ऊपर छोटी छोटी और संरचनाएं होती है जिनको हम बोलेंगे सूक्ष्मांकुर। तो अंदर से ये सतह वो इस प्रकार की होती है। अब जिससे क्या होगा, ज्यादा भोजन का पाचन और अवशोषण यहाँ पर होगा, क्योंकि सतह भी क्या है, बहुत ज्यादा। एक तो देखिए बिल्कुल ऐसी सपाट सतह होती और एक इस प्रकार की होगी, है तो ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा, इस अंकुर वाली सतह का। तो यही कारण है कि रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, उसका आंत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके और ज्यादा भोजन का पाचन हो। तो आपको इसमें वापस मैं बता रही हूँ क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि छोटी आंत होती है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। छोटी आंत है उसके अंदर भोजन का पाचन और अवशोषण होता है मुख्य रूप से। छोटी आंत के अंदर भी 4 स्तरों से आंतरिक परत बनती है। 4 स्तर कौन कौन से है, सबसे अंदर वाला है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर और सबसे बाहर है सिरोसा। और छोटी आंत का जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वाला स्तर है वो अंदर की तरफ कुछ अंगुली जैसे प्रवर्ध बना लेते हैं, जिनको बोलेंगे रसांकुर। और उन रसांकुरों के ऊपर छोटी छोटी बारीक संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। इन दोनों सतहों के कारण है वो छोटी आंत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिससे पाचन और अवशोषण की सतह भी बढ़ जाती है, जिसके कारण पाचन और अवशोषण ज्यादा होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया अंकुर, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। ये आपके डायग्राम में शो किया गया, छोटी आंत में रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। फिर देखिए नेक्स्ट, अब छोटी आंत के मैंने आपको बताया था कि 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, ग्रहिणी, अग्र सुदांत्र और सुदांत्र। तो वापस मैं बता रही हूँ आपको डायग्राम में तीनों पार्ट। ये वाला सबसे पहला पार्ट है जिसको ड्यूडेनम या ग्रहिणी बोल सकते हैं। ये जेजुनम या इसको बोलेंगे अग्र सुदांत्र। ग्रहिणी को हमने लिख दिया है ड्यूडेनम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलेंगे ग्रहिणी। जेजुनम है इसको बोलेंगे अग्र सुदांत्र। और तीसरा पार्ट है इलियम जिसको बोलेंगे सुदांत्र। इलियम या इसको कहा जाता है सुदांत्र। देखिए सुदांत्र कहते हैं छोटी आंत को और बृहदांत्र कहते हैं बड़ी आंत को। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है जहां से छोटी आंत शुरू हो रही है, यहाँ वाले इतने भाग को क्या कहा जाता है, ग्रहिणी कहा जाता है या इसको ड्यूडेनम कहा जाता है। उसके बाद जो बीच वाला छोटी आंत का भाग है इसको क्या जाता है, अग्र सुदांत्र कहा जाता है। और फिर ये जो लास्ट वाला छोटी आंत का भाग है इसको क्या कहा जाता है, सुदांत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहिणी, अग्र सुदांत्र और सुदांत्र। ठीक है। अब देखिए ग्रहिणी वाले भाग में जो मैंने आपको बता दिया वापस पॉइंट, ग्रहिणी वाले भाग में सब म्यूकोसा स्तर में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो ग्रहिणी का मैंने आपको बताए थे 4 स्तर, सबसे अंदर वाला म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर और सिरोसा। तो पहले मैंने आपको ग्रहिणी में क्या बताया कि जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा है वो क्या करेंगे, अंगुली जैसे प्रवर्ध बना लेंगे, जिनको हम रसांकुर कहते हैं। उनके ऊपर छोटी संरचना पाई जाती है, उनको हम मूलांकुर कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तो इस प्रकार ये संरचना हुई। उसके अलावा जो
गृहिणी यानी छोटी आंत का जो ये सब म्यूकोसा वाला स्तर है, इसके अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्राव करती है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रूनर ग्रंथि कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रूनर ग्रंथि है वो आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है? पहला पॉइंट तो ये बनता है आपके क्वेश्चन कि ब्रूनर ग्रंथि है वो आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, ब्रूनर ग्रंथि है वो छोटी आंत में पाई जाती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपके पूछा जाए कि जो ब्रूनर ग्रंथि होती है वो छोटी आंत में किस परत में पाई जाती है? तो ध्यान रखना ये सब म्यूकोसा वाले परत में पाई जाती है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा ब्रूनर ग्रंथि कार्य क्या करेगी? ये श्लेष्मा का स्राव करेगी, जिससे क्या होगा? आहार नाल का आंतरिक भाग है वो चिकना रहेगा और भोजन भी चिकना हो जाएगा, जिसके कारण पाचन और अवशोषण में सहायता मिलेगी। श्लेष्मा का स्राव, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ब्रूनर ग्रंथि इसके बारे में मैंने पॉइंट बताया। पहला पॉइंट ध्यान रखना, वापस बता रही हूँ, जो ब्रूनर ग्रंथि होती है वो आहार नाल के छोटी आंत वाले भाग में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, छोटी आंत की जो परत होती है उसके किस परत में पाई जाती है? तो ये सब म्यूकोसा वाले स्तर में पाई जाती है। और इस ग्रंथि का कार्य क्या है? ये ग्रंथि है वो श्लेष्मा का स्राव करती है। एक चिकना पदार्थ होता है लसलसा, जिसे श्लेष्मा या म्यूकस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपके बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद वाला पार्ट क्या गया? बड़ी आंत। अब देखिए, बड़ी आंत होता है वो आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। आपको याद होगा आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा होता? सबसे पहला भाग था छोटी आंत। और बड़ी आंत कौन सा होगा? जो बड़ी आंत है वो सबसे, जो मुख गुहा वाला था वो प्रारंभिक भाग था और बड़ी आंत है वो अंतिम भाग है। यानी आहार नाल के अपने शुरुआत कहाँ से हुई? मुंह से हुई थी। हमने भोजन को मुंह में लिया था, फिर भोजन गया ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ध्यान रखना, आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग है मुख गुहा और सबसे अंतिम भाग है बड़ी आंत, या इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, या आप इसको बृहदांत्र भी बोल सकते हो। पहले भी मैंने आपको बताया इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर। फिर भी इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मोटाई है वो ज्यादा होती है। और इसके भी 3 भाग है, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के ध्यान रखना 3-3 भाग है। छोटी आंत के जैसे 3 भाग थे, गृहिणी, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र, उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम, कोलन और रेक्टम, या इसको बोला जाता है उंडक, बृहदांत्र और मलाशय। तो देखिए आपके सामने बड़ी आंत की संरचना दिखाई गई है। जो फुल हमने सबसे पहले पाचन तंत्र का डायग्राम देखा था उसमें इसके बीच में क्या पड़ी थी? छोटी आंत पड़ी थी, लेकिन अभी सिर्फ आपके सामने बड़ी आंत को प्रस्तुत किया गया है। ये जो बड़ी आंत है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसका सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? सिक्कम, या इसको उंडुक बोलते हैं। देखिए ये जो भाग प्रारंभ हुआ है यहाँ पर किसका अंत था? यहाँ पर छोटी आंत पूरी हुई थी, छोटी आंत थी अंदर ऐसे, तो यहाँ पर छोटी आंत पूरी हुई और क्या शुरू हो गई? बड़ी आंत शुरू हो गई। तो एक पॉइंट ध्यान रखना कि जहाँ पर छोटी आंत समाप्त होती है, बड़ी आंत शुरू होती है, उसके संधि स्थल पर एक संरचना पाई जाती है। दिखाई दे रही है आपको अंगुली के जैसी संरचना, बिल्कुल एक अंगुली के जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपेंडिक्स। मानव शरीर का अवशेषी अंग होता है ये अपेंडिक्स। मानव शरीर का अवशेषी अंग है क्योंकि इसका हमारे शरीर में मुख्य रूप से कोई काम नहीं होता है। ये क्या करेगी? पहले के पूर्वजों में इसका कुछ काम होता होगा, लेकिन अभी के टाइम में इसका कोई उपयोग नहीं है। हमारे शरीर में अवशेष रूप में पड़ी रहती है, इसलिए कोई भी कार्य नहीं करती है। तो अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर अगर दर्द करने लगती है तो इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, और अगर ये दर्द नहीं करती है तो शरीर में पड़ी रहती है। इसका हालांकि कार्य कुछ नहीं होता है, इसलिए बोला गया है कि अपेंडिक्स है वो मानव शरीर का अवशेषी अंग है। तो देखिए बड़ी आंत का जो सबसे पहला पार्ट है उसको सिक्कम या उंडुक कहते हैं, और बड़ी आंत और छोटी आंत के संधि स्थल पर एक अंगुली के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये पहला भाग है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है
जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये आपको नाम दिखाई दे रहा है कोलन। कोलन किसको बोला जाता है? बड़ी आंत को बोला जाता है। जो भाग है इसका बृहदांत्र कोलन। तो पहला भाग था सिकम, दूसरा भाग है कोलन। ये यहां से शुरू होगा, ये लिखा हुआ है एसेंडिंग कोलन और ये लिखा हुआ है डिसेंडिंग कोलन, यानी ये भाग है जो यहां से शुरू होकर यहां पर समाप्त होता है। इतना तक भाग क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। ये वाला प्रारंभिक यहाँ का भाग है, ये कहलाता है सिकम, और फिर लास्ट वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? रेक्टम। ये वाला पार्ट है वो रेक्टम कहलाता है। ये देखिए कोलन वाला पार्ट है वो यहाँ तक आ रहा है। जो आपको बिल्कुल ये संरचना व्हाइट यहाँ कंप्लीट हो रही है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है कोलन, और इतना सा भाग क्या कहलाता है? सिकम कहलाता है, जिसे मलाशय या गुद्दा भी बोला जाता है। ये एनस वाला पार्ट है गुद्दा। आया समझ में? तो ये आपके बड़ी आंत का डायग्राम है। आपके सामने 3 भाग है जो दिखाए गए आपको, 3 भाग, उंडक, बृहदांत्र और मलाशय, या सिकम, कोलन और रेक्टम। या आप इसको बृहदांत्र बोल सकते हो, और इस जो सिकम कोलन रेक्टम है, ये है रेक्टम, इसको कहा जाता है मलाशय। तीनों पार्ट हो गए बड़ी आंत के। सिकम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू जा रहा है, ये है सिकम। फिर दूसरा है कोलन या बृहदांत्र जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, और तीसरा भाग है मलाशय या रेक्टम जो यहाँ से लेकर गुदा तक जा रहा है। तो ये आपके सामने बड़ी आंत के तीनों पार्ट दिखाए गए हैं। और इसमें एक पॉइंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत का संधि स्थल होता है, वहाँ पर एक अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है। और अपेंडिक्स है वो मानव शरीर का अवशेषी अंग होता है, ठीक है। यानी इसका मुख्य रूप से शरीर में कोई काम नहीं हो रहा है, ये अवशेष के रूप में पड़ी रहती है। परिशेषिका भी बोला जाता है इसको, अपेंडिक्स को, और ये मानव शरीर का क्या है? अवशेषी अंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कि आपके आहार नाल के हमने पार्ट पढ़े। कौन कौन से पार्ट पढ़ लिए? सबसे पहला भाग पढ़ा था हमने मुख गुहा, उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रसनी, फिर हमने देखा ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। इनके क्या क्या पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो वो मैं वापस आपके सामने रिवाइज कर रही हूं एक बार। मुख गुहा में हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी दांत। मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिसमें से 20 होते हैं दूध के दांत और 12 होते हैं स्थायी दांत। मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे 4 प्रकार के दांत? तो 4 प्रकार के दांत थे कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत थे। इस आधार पर मनुष्य का दंत सूत्र दिया गया था 21-23/21-23/2, यानी 2 आगे के दांत कृंतक दांत, एक पीछे का रदनक, फिर अग्र चवर्णक और सबसे लास्ट वाले चवर्णक। तो ये एक जबड़े के ऊपर का सेट था 8, और ऐसे ही 8 नीचे 16/16/2, टोटल हो गए दांत 32। उसके लिए हमने देखा था कि जो दांतों का स्तर है वो किससे बना होता है? इनेमल का बना होता है, और इनेमल जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो ऊपर वाला व्हाइट पार्ट है अपन के दांत का, वो किसका बना होता है? इनेमल का। और दांत के अंदर जो मुख्य पदार्थ पाया जाता है उस पदार्थ का नाम है डेंटिन। जिससे दांत बने होते हैं वो हड्डी के समान एक कठोर पदार्थ होता है, डेंटिन नाम होता है उसका, और उसी से क्या बने होते हैं? दांत बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने मुख गुहा। उसके अलावा मुख गुहा में हमने पढ़ा था जीभ, और जीभ के बारे में हमने देखा था कि जीभ के द्वारा भोजन को लार के साथ मिक्स किया जाता है। जीभ है वो भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है, और जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिसके द्वारा भोजन के स्वाद का पता चलता है। उसके अलावा हमने आपको देखा था कि मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं पाचन ग्रंथियों में। तो ये आपके मुख गुहा वाला पहला भाग था। फिर हमने देखा था ग्रसनी। ग्रसनी का एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि यह है आहार नाल का वह भाग है जहां से भोजन और श्वास दोनों गुजरते हैं। तो भोजन और श्वास दोनों के लिए ये कॉमन मार्ग होता है ग्रसनी। इसका एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस।
फिर आपके भाग आया था ग्रास नली, या इसको बोलेंगे ग्रसिका। एक नलिकाकार संरचना होती है, नली नुमा संरचना होती है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें ना तो भोजन का पाचन होता है, ना अवशोषण होता है, ये सिर्फ भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने में सहायता करती है। इसके लिए इसमें एक श्लेष्मा का स्राव होता है, जिससे इसका रास्ता है वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा, और ये क्या करेगी, क्रमाकुंचन गति करेगी। क्रमाकुंचन गति करने से जो भोजन है वो आसानी से आगे प्रवाहित हो जाएगा, बीच में फंसेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट देखे थे ग्रसिका के। फिर अगला भाग आता है आमाशय। आमाशय में हमने देखा था कि ये एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। आमाशय में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो किसका स्राव करती है, जठर रस का स्राव करती है। और इस जठर रस के अंदर एंजाइम होते हैं पेप्सिन, रेनिन, उसके अलावा पाया जाता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पाया जाता है श्लेष्मा। तो जठर रस है वो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए जठर रस को क्या कहा जाता है, पाचक रस भी बोला जाता है। आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन। और स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद आज हमने क्लास में पढ़ा छोटी आंत और बड़ी आंत। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की थी अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपके पाचन ग्रंथियां हैं। 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां बताई थी मैंने आपको, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका पाचन तंत्र टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक की थी आपकी क्लास। थैंक यू सो मच।